हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संस्कृति रोजगार यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है करुणा और आज के हम एक सेशन में डिस्कस करेंगे अपने प्रमोशन में आरक्षण से रिलेटेड कुछ बातें, जहां पर पंजाब हाई कोर्ट का एक बहुत ही बड़ा फैसला आया है। तो पीडब्ल्यूडी जो कर्मचारी होते हैं उनके प्रमोशन में आरक्षण संबंधित जो प्रावधान है उनसे रिलेटेड पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का एक बहुत ही बड़ा फैसला है। अब ये मुद्दा चर्चा में क्यों था, पहले तो ये समझ लेते हैं कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि केवल नियम ना बनने की वजह से दिव्यांग, कि आप ये नहीं कह सकते हो कि नियम नहीं बना है, कानून नहीं बना है, तो जो हमारे दिव्यांग है, कर्मचारी हैं, उनको प्रमोशन में आरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता इस आधार पर कि गवर्नमेंट ने ऐसा कोई कानून ही नहीं बनाया, ऐसा कोई नियम ही नहीं बनाया। तो इस बेसिस पर आप उनका आरक्षण नहीं रोक सकते प्रमोशन में, ऐसा कहा है कोर्ट ने। तो कोर्ट ने हरियाणा सरकार को एक दिव्यांग कर्मचारी के प्रमोशन मामले पर दोबारा विचार करने का निर्देश दिया है। एक्चुअली एक व्यक्ति ने जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, दिव्यांग कैटेगरी का था, उसका प्रमोशन रुका हुआ था। तो उस मामले पर हमारे कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि हरियाणा सरकार एक बार फिर से उसे रिकंसिडर करे कि उसे प्रमोशन दिया जाना चाहिए या नहीं देना चाहिए। मामला क्या है? फॉरेस्ट गार्ड से डेप्यूटी फॉरेस्ट रेंजर पद पर प्रमोशन से जुड़ा है। मतलब ऑलरेडी वो जो पिटिशनर है वो फॉरेस्ट गार्ड की पोजीशन पर है, लेकिन उसका प्रमोशन हो जाना चाहिए था डेप्यूटी फॉरेस्ट रेंजर के पद पर। यह फैसला जो है वो दिव्यांग कर्मचारियों के अधिकार, उनको एक जैसे अवसर और सामाजिक न्याय से जुड़े संवैधानिक मुद्दा बन गया है। क्योंकि हमारे देश के अंदर जब हम बात करते हैं आरक्षण की, तो वो कहता है कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। जैसे कि अगर हम लोग बात करें अपने संविधान के मौलिक अधिकारों की, आर्टिकल 15 की और आर्टिकल 16 की, तो आर्टिकल 15 कहता है कि जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं, पब्लिक एंटरटेनमेंट की, कुएं, बाथिंग घाट्स, सड़क हो गई, इन पर कोई भी व्यक्ति जा सकता है, उन्हें एक्सेस कर सकता है और 5 आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे, किसी के धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश। लेकिन यही कहते हैं कि जो हमारे देश के वीकर सेक्शन है, कमज़ोर वर्ग हैं, महिला हैं, SC-BCs हैं, उनके लिए हमारी सरकार शिक्षक संस्थाओं में विशेष प्रावधान बना सकती है। चाहे वो शिक्षक संस्था सरकारी हो, गैर सरकारी हो, सरकार का कुछ पैसा लगा हो या कोई भी पैसा नहीं लगा हो, वहाँ सभी जगह विशेष प्रावधान बनाए जा सकते हैं। दूसरी तरफ आर्टिकल 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषय में समान अवसर दिए जाएंगे, सबको एक जैसी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। लेकिन यही दूसरी तरफ इसका एक एक्सेप्शन है कि जिनका इनएडुक्वेट रिप्रेजेंटेशन है, क्या है? जिनका इनएडुक्वेट रिप्रेजेंटेशन है, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है, उनके लिए हमारी सरकार विशेष प्रावधान बना सकती है। तो सरकारी नौकरी में आरक्षण देने की बात तो करता है अपॉइंटमेंट के टाइम, फिर प्रमोशन में भी आरक्षण इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो इतनी बात आप लोगों को समझ आई। आगे बढ़ते हैं। अब मामला क्या था एक्चुअली में, ये मुद्दा हुआ क्या ये जान लेते हैं। तो ये मामला था, जो याचिका करता है, जो पिटिशनर है, वो 1996 में अनुकंपा के आधार पर फॉरेस्ट गार्ड बना। ये डिसेबिलिटी कैटेगरी में आता है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी में ये कैटेगरी है कि इस आधार पर उसकी अपॉइंटमेंट हो सकती है। आरोप लगाया गया कि उसे कभी भी पीडब्ल्यूडी के कोटे के तहत प्रमोशन नहीं मिला। बाद में उसकी नोशनल अपॉइंटमेंट वापस लेकर उसे फिर से फॉरेस्ट गार्ड बना दिया गया। जो अपॉइंटमेंट की गई थी वो फिर से वापस ले ली और फिर से उसे फॉरेस्ट गार्ड बना दिया। अब हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर क्या कहा? तो हाईकोर्ट ने कहा कि जो सरकार है वो गार्जियन की तरह काम करे। सबसे पहली बात कि जो गवर्नमेंट का काम है वो उसका संरक्षक का काम है ना, कि वो रक्षा करेगी, कि राज्य को दिव्यांग कर्मचारियों की हित की रक्षा करनी चाहिए, ये सरकार का ही कर्तव्य है। लेकिन सरकार बन गई एक अनिच्छुक बाधा। अब गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि उसे लोगों के कल्याण के लिए काम करना है, वेलफेयर के लिए काम करना है, उनके हितों का संरक्षण करना है। लेकिन वो हितों का संरक्षण ना कर कर और बाधा बन रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई नियम नहीं बनाया इस चीज़ को लेकर। तो बिल्कुल उनका रोल जो है वो अपोजिट हो गया।
नियमों की कमी बहाना नहीं है। यदि कानून अधिकार देता है तो सरकार नियम ना होने का बहाना नहीं बना सकती। जब हमारा संविधान के बनाए गए कानून ये अधिकार देते हैं कि उनको आरक्षण मिलेगा, और क्योंकि सरकार ने कानून नहीं बनाए उस पॉलिसी के तहत, तो आप इस आधार पर कोई भी बहाना एक्सक्यूज देकर नहीं निकल सकते कि भाई आपके पास तो कोई कानून ही नहीं है। देरी न्याय से वंचित करना। अब कोर्ट ने कहा कि यह सिर्फ एक ब्यूरोक्रेटिक डिले नहीं है बल्कि फेयरनेस और इक्वालिटी के भी खिलाफ है। कि सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई जो ब्यूरोक्रेसी है वो ही काम नहीं करना चाहती है और इस वजह से डिले हो रहा है, कि सरकार काम नहीं करना चाहती है, ऑफिसर्स नहीं कर रहे हैं तो इस वजह से वो नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ पर उसके साथ साथ इंसाफ भी नहीं हो रहा है। जहाँ उसे कहा गया था कि उसे इक्वल कंसिडर किया जाएगा, इक्वालिटी भी नहीं मिल रही है, उसे समानता भी नहीं मिल रही है। अब RPWD एक्ट 2016 का क्या कहता है? जो राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट है, वो व्यक्ति जो कि दिव्यांग हैं उनके लिए ये अधिनियम बनाया गया, जिसके मुख्य प्रावधान ये हैं कि उन्हें शिक्षा में आरक्षण दिया जाएगा, सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा, एक जैसे अवसर दिए जाएंगे, किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और चीज़ें उनके लिए एक्सेसिबल होगी, इजी रीच में होगी। ये 2016 का अधिनियम कहता है, जिससे कि वो पर्सन जिनके पास डिसेबिलिटीज़ हैं, जो दिव्यांग है, पहले इन्हें विकलांग कहते थे, मोदी गवर्नमेंट ने उस विकलांग को कन्वर्ट कर दिया दिव्यांग में, और सरकारी नौकरियों में भी इन्हें 4% आरक्षण दिया जाएगा। किन्हें? आपकी PWD कैटेगरी को कितने % आरक्षण दिया जाएगा? 4% आरक्षण दिया जाएगा। अब ये आरक्षण का बंटवारा किस तरीके से किया गया है 4% वाला, ये देख लेते हैं। देखिए, जब हम लोग बात करें तो जो 1% है वो अंधापन और कम दृष्टि वाले लोगों को मिलेगा, मतलब जो ब्लाइंड हैं उनके लिए कितनी? 1%। फिर 1% बहरापन और सुनने में कठिनाई, जिन्हें सुनने में दिक्कत होती है या जो बहरे हैं, 1% रिजर्वेशन उन लोगों के लिए। 1% लोकोमोटर दिव्यांगता, जिसमें सेरेब्रल, कुष्ठ रोग से मुक्त, बोनापन, एसिड अटैक पीड़ित या फिर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी शामिल है, इस वजह से उन्हें दिक्कत होती है, तो 1% उन्हें मिलेगा। 1% ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट सीखने की दिव्यांगता, मानसिक बीमारी है या बहरे अंधेपन सहित कई और चीज़ें भी हैं, तो 1% उन्हें मिलेगा। तो टोटल कितना हो गया? ये आपका 4% हो गया। अब डिस्कस कर लेते हैं हमारे PWD से रिलेटेड कुछ जो जुड़े मामले रहे हैं अब से पहले, उनके बारे में जिक्र कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला आता है आपका राजीव कुमार केस 2016 में। केंद्र सरकार और कुछ विभाग PWD रिजर्वेशन को केवल ग्रुप C और ग्रुप D तक ही सीमित मान रहे थे, कि जो PWD के बेसिस पर रिजर्वेशन दिया जाता है वो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट ने सोचा कि सिर्फ ग्रुप C और D लेवल के ऑफिसर्स तक ही रहेगा। कई दिव्यांग कर्मचारियों को प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा था, इसीलिए ये मामला हुआ था। फिर सिद्धराजू केस 2020 में कर्नाटक सरकार ने प्रमोशन रिजर्वेशन देने में देरी की। उन्होंने कहा कि प्रमोशन में जो रिजर्वेशन मिलेगी वो रिजर्वेशन देने में वो देरी कर रहे थे, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो PWD के एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें प्रमोशन रिजर्वेशन से वंचित नहीं किया जा सकता। रीजनेबल एकोमोडेशन देना भी राज्य की ही जिम्मेदारी है, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो इनका ध्यान रखेंगे, और वो देरी कर रहे हैं तो ऐसा मंजूर नहीं होगा। फिर डिसेबल्ड राइट्स ग्रुप वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मुद्दा क्या था? कि कई विभागों में जो बैकलॉग वैकेंसी थी वो भरी नहीं जा रही थी। बैकलॉग वैकेंसीज मतलब जो पिछले साल की वैकेंसीज है। मान लो कि पिछले साल की 4% सीटें PWD के लिए फिक्स करनी थी, लेकिन उन 4 सीटों में से सिर्फ 2% सीटें भरी गई, तो बच कितनी गई? 2% सीटें बच गई, तो वो पिछले साल की बैकलॉग वैकेंसी है, जिसे एक अलग कैटेगरी कंसिडर किया जाता है रिजर्वेशन के मामले में। तो अगर बैकलॉग की वैकेंसीज नहीं भर रहे हैं वो लोग, ये मुद्दा उठा, और वो रिजर्वेशन रोस्टर भी मेंटेन नहीं कर रहे थे। रिजर्वेशन रोस्टर एक तरीके का रजिस्टर है जहां पर SC ST और इनके बेसिस पर पूरा का पूरा डाटा रहता है।
रिजर्वेशन से रिलेटेड, वो मेंटेन नहीं कर रहे थे। फिर विकास कुमार वर्सेस यूपीएससी 2021 में एक पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार को स्क्राइब की सुविधा नहीं दी गई। स्क्राइब क्या होता है? जो देख नहीं सकते हैं, उनका एग्ज़ाम कौन देता है? एक दूसरा पर्सन देता है जो उनकी हेल्प करता है एग्ज़ाम में, उसी को स्क्राइब कहा जाता है। तो उन्हें स्क्राइब प्रोवाइड नहीं किया गया था, इसलिए ये मुद्दा उठा था। अब ऐसे मामलों में कॉमन समस्या क्या रही, ये देखते हैं। सबसे पहली समस्या तो ये उठी कि प्रमोशन से रिलेटेड रूल्स क्लियर नहीं है ना, कि नियम ही क्लियर नहीं बने हुए हैं कि प्रमोशन से रिलेटेड क्या रूल्स होने चाहिए। फिर इसकी वजह से क्या हो रही है? प्रमोशन रुक रही है। रिजर्वेशन रोस्टर वो रजिस्टर मेंटेन्ड नहीं है, जिसकी वजह से बैकलॉग और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनके पास डाटा ही नहीं है। तो उन्हें कैसे पता लगेगा कि कितनी सीटें भर गई हैं और कितनी अभी वैकेंट है। फिर डिपार्टमेंट्स की रेजिस्टेंस, लिटिगेशन बढ़ना, डिपार्टमेंट राजी नहीं है रिजर्वेशन देने के लिए, जिसकी वजह से पिटीशंस पे पिटीशंस फाइल होती हैं। मेडिकल सर्टिफिकेशन डिले हो रहा है, जो उनका क्राइटेरिया बता सके, इसलिए करियर पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। अवेयरनेस नहीं है, अधिकारियों को ये पता ही नहीं है कि उन्हें इसका यूज कैसे करना है। अगर हम कुछ आंकड़े देखें अपने दिव्यांग जनों से संबंधित 2011 की जनगणना के आधार पर, तो वो पर्सन जो हमारे देश के अंदर 2011 के सेंसस में दिव्यांग जन थे, तो मेल्स कितने थे? 1.5 करोड़ और फीमेल्स कितनी थी? 1.18 करोड़। तो टोटल पॉपुलेशन का 2.21% जो है हमारे दिव्यांग है। ज़्यादातर जो दिव्यांग हैं वो आपको देखने को मिल रहा है कि गांव में ज़्यादा रहते हैं। 69% जो दिव्यांग है वो कहाँ रहते हैं? आपके गांव में रहते हैं। और अर्बन एरियाज़ में कितने हैं? आपके 31% ही हैं। डिसेबिलिटी की बात करें तो जब सबसे ज़्यादा जो डिसेबिलिटी देखने को मिलती है वो मूवमेंट, जिन्हें चलने में दिक्कत होती है, वो कितने लोग हैं? 20% लोग हैं। जिन्हें देखने में दिक्कत है वो 19% लोग हैं। जिन्हें सुनने में है 19, जिन्हें मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ है, सुनने में, देखने में, चलने में दिक्कत है, ऐसे 8% लोग हैं। जिन्हें बोलने में दिक्कत है, ऐसे 7% लोग हैं। ठीक है, तो टोटल डिसेबल्ड वर्कर्स की बात करें तो 36% है, जहाँ 23% फीमेल हैं और 47% जो है आपके मेल्स हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें अपने प्रमोशन में आरक्षण का मुद्दा इतना इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है, इस बारे में देख लेते हैं कि कई राज्यों में अभी तक पीडब्ल्यूडी के जो प्रमोशन से रिलेटेड रिजर्वेशन रूल्स हैं वो स्पष्ट रूप से बने ही नहीं हैं। दूसरी बात, विभाग कहते हैं कि नियम ही नहीं है, क्योंकि कानून नहीं है तो हम रिजर्वेशन कैसे दें। फिर उनके पास रोस्टर मेंटेन नहीं है, वो डाटा नहीं है। फिर कैडर आइडेंटिफाई ही नहीं हुआ है कि कौन कैंडिडेट है। तो परिणाम क्या होता है, जिसकी वजह से उनका जो प्रमोशन है वो कई वर्षों तक रुक जाता है। और कोई भी कैंडिडेट जब बहुत ही शिद्दत से इतनी परेशानियों के बाद काम कर रहा है तो उसे उम्मीद होती है प्रमोशन की, क्योंकि जैसे जैसे प्रमोशन होगा वैसे वैसे उसके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी और बेहतर होंगे। सीनियरिटी प्रभावित होती है, वेतन और पेंशन का नुकसान होता है, जिसकी वजह से वो मेंटली भी परेशान रहते हैं। अब कर्मचारियों को कैसे प्रभाव कर रही हैं ये समस्याएं, ये देख लेते हैं। प्रशासनिक स्तर पर बार दस्तावेज, बार डॉक्यूमेंट्स पे डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल बोर्ड की देरी है, विभागीय अस्पष्टता है कि कौन सा डिपार्टमेंट देखेगा। अगर कार्यरत स्तर पर करें कि जूनियर आगे निकल जाते हैं, प्रमोशन रुक जाता है, जिसकी वजह से सम्मान और उनका मोटिवेशन लेवल कम हो जाता है जब वो अपने ही जूनियर्स को अपने से आगे देखते हैं। आर्थिक इकोनॉमिकली इम्पैक्ट क्या होता है? कम वेतन होता है, जिसकी वजह से भविष्य में भी जो पेंशन मिलेगी वो भी कम मिलेगी, क्योंकि सैलरी कम होगी तो पेंशन कम होगी। अलाउंसेस का नुकसान होगा उनको अगर उन्हें प्रमोशन नहीं मिल रही है तो। अब ऐसे मुद्दों पर सरकार को क्या करना चाहिए, क्या इनिशिएटिव लेने चाहिए? सबसे पहली बात तो प्रमोशन के बहुत ही क्लियर वे में रूल्स बनने चाहिए, नियम बनने चाहिए, जो रूल्स का बहाना लेकर उन्हें वो रिजर्वेशन नहीं दे रहे हों। दूसरी बात, रिजर्वेशन रोस्टर तैयार रखना चाहिए, उन्हें अपने पास पूरा का पूरा डाटा, पूरा का पूरा रजिस्टर
मेंटेन करके रखना चाहिए कि कहाँ तक किसके पास कितनी रिजर्वेशन है या नहीं। कैडर को आइडेंटिफाई करना चाहिए, चीज़ें पीरियोडिकली रिव्यू करनी चाहिए, डाटा को अपडेट करते रहना चाहिए, जो बैकलॉग पिछले साल की वैकेंसीज़ है वो साथ साथ भरते रहना चाहिए, और ये सारी चीज़ें डिजिटली मॉनिटर करनी चाहिए जिससे कि आप रियल टाइम बेसिस पर डाटा को अपडेट रख सके, क्योंकि कोई भी काम करना है तो उसके लिए वो डाटा मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब कंक्लूजन पर आ जाते हैं कि निष्कर्ष क्या है। देखो, अगर हम लोग बात करें तो यह फैसला केवल एक कर्मचारी के प्रमोशन का मामला नहीं था, बल्कि यह भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को यह याद दिलाता है कि कल्याणकारी राज्य कन्वर्ट करना है। ये कल्याणकारी राज्य की बात करें तो हमारे संविधान का जो भाग 4 है, जहाँ कहता है कि ये राज्य का कर्तव्य है कि वो हमारे देश के जो वीकर सेक्शन है, जो पीडब्ल्यूडी सेक्शन है, वो उनका ध्यान रखेगा। तो वो कल्याणकारी राज्य सिर्फ केवल कानून बनाना नहीं है, बल्कि उन्हें संवेदनशीलता के साथ लागू करना भी है। तो दिव्यांग कर्मचारियों को भी एक जैसे अवसर मिलने चाहिए जिससे कि सामाजिक न्याय मिल सके, और जो हमारे संवैधानिक मूल्य हैं और मानव गरिमा की वास्तविक परीक्षा है, तो उनके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो उन लोगों को मिलना ही चाहिए। तभी हमारी जो गवर्नमेंट है वो कल्याणकारी राज्य बनाने में भारत को सफल रहेगी, जब देश के हर एक वर्ग के व्यक्ति का भला होगा और उसे अपने साथ लेकर चलेगी। अच्छा, अब आप लोग मुझे कमेंट कर ये बताना कि जो डीपीएसपी होते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत, उनका स्वरूप कैसा होता है? वो न्यायिक होते हैं या फिर वो गैर न्यायिक होते हैं? आप मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, सेशन को लाइक भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।